हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रागैतिहासिक चित्रकला में नवपाषाण काल के उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल देखे थे। इससे पहले की वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल देखे थे और आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो प्रमुख स्थल हैं परीक्षाओं में अक्सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्थल ही पूछे जाते हैं गहराई से। तो यहाँ आप लोगों को बताए थे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा भी आपके बिहार के कुछ प्रमुख स्थल हैं, राजस्थान के कुछ प्रमुख स्थल हैं। तो पहले हम लोग उत्तर भारत के स्थलों को देख लेते हैं। और यहाँ बिहार में जो प्रमुख स्थल हैं, यहाँ भी एक सिंघनपुर है, शाहाबाद है और चक्रधरपुर है। थोड़ा सा चक्रधरपुर के लिए ध्यान दीजिएगा। असल में जब उत्तर प्रदेश और झारखंड का बंटवारा हुआ तो चक्रधरपुर वर्तमान समय में झारखंड में चला गया है, लेकिन किताबों में अभी भी बिहार ही है अधिकतर किताबों में। तो ध्यान दीजिएगा विकल्प क्या दिया है। अगर झारखंड विकल्प रहेगा तो झारखंड लगाइएगा, अगर झारखंड विकल्प नहीं रहेगा तो बिहार लगाइएगा। तो हम लोग ये देखे हैं ये बिहार के प्रमुख स्थल हैं। और बिहार के बाद में राजस्थान में अगर हम लोग देखें तो राजस्थान में यहाँ चंबल क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों में है। तो दोस्तों यहीं पर राजस्थान में चंबल क्षेत्र में अलनिया नदी घाटी में प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा झालावाड़, गगरौन, भरतपुर, दरा इत्यादि प्रमुख स्थल हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन हैं, राजस्थान से मिले हैं। दोस्तों इसके बाद में हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत, उत्तर भारत के बाद में। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में आप लोगों को पहले बताए थे कि तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों भारत में दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की अगर बात करें तो लंदन विश्वविद्यालय के अलचंद दंपति ने 1965 ईस्वी में रायचूर दोआब में ऋषि मूलक पर्वतमाला की खुदाई करके स्पष्ट कर दिया कि नवपाषाण काल में मानव संपूर्ण भारत में फैल गया था। तो दोस्तों यहाँ हम लोग अगर कर्नाटक चलें तो कर्नाटक में एक स्थान है बेल्लारी। बेल्लारी एक लोकसभा क्षेत्र भी है। यहाँ से सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ी थी। दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में है और नवपाषाणकालीन मानव गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। और सर्वप्रथम एफ फासट महोदय ने 1892 ईस्वी में बेल्लारी के चित्रों को प्रकाशित करवाया था। और यहाँ जो चित्र मिले हुए हैं मुख्य रूप से शिकार के चित्र हैं, जादू के चलन के प्रतीक हैं, जैसे षटकोण इत्यादि के चित्र मिले हैं। और यहाँ के चित्र स्पेन के कोगुल गुफा के समान हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे स्पेन के चित्र और फ्रांस के चित्र प्रागैतिहासिक काल या फ्रैंको का इंटरव्यू क्षेत्र में, तब वहाँ हम लोग कोगुल गुफा की चर्चा करेंगे और तब तक आप लोग बेल्लारी भूल जाएंगे। तो यहाँ 1-2 महत्वपूर्ण है। बेल्लारी जो उत्तर प्रदेश के कर्नाटक राज्य में स्थित है, और दूसरा है बिलास रंगम
दोस्तों विलासरंगम यह तमिलनाडु राज्य में है। बेल्लारी कर्नाटक में था, विलासरंगम ये तमिलनाडु राज्य में है। और यहाँ भी हड्डियों के उपकरण मिले हैं और जादू टोना के चलन के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। दोस्तों हम लोग तमिलनाडु देख लिए, कर्नाटक देखें, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये हम लोग प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल देखे। और इन प्रागैतिहासिक स्थलों से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं चित्रों के, उन चित्रों को देखे। और इसके बाद में हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हेडिंग देखेंगे, वह है प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला पर दोस्तों कई पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन हम लोग 4-5 राइटरों को देखेंगे, लेखकों को देखेंगे जिन्होंने प्रागैतिहासिक चित्रकला पर पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने प्रागैतिहासिक चित्रकला के अलावा कुछ भिन्न नाम दे दिए हैं। जैसे एक तो डॉक्टर जगदीश गुप्ता हैं, इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नाम से पुस्तक लिखी है। और इसके अलावा एक और भारतीय विद्वान हैं, कलाकार हैं, असित कुमार हलधर, उन्होंने आवर हेरिटेज इन आर्ट नाम से लिखी है पुस्तक प्रागैतिहासिक चित्रकला पर। इसके अलावा लियोनहार्ड एडम ने प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया तथा एच ब्रॉडरिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख। दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रकला पर ये प्रमुख पुस्तक है और इसमें डॉक्टर जगदीश गुप्ता, एच ब्रॉडरिक, ये आपकी परीक्षाओं में यहाँ से पूछे भी गए हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ये दो तो हैं ही, इसके अलावा भी ये सारे जितने भी राइटर हैं सब महत्वपूर्ण हैं, उनकी रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं। असित कुमार हलधर हैं, इनकी रचना आवर हेरिटेज इन आर्ट, लियोनहार्ड एडम हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, स्टुअर्ट पिगट हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया और एच ब्रॉडरिक हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो ये पुस्तकें हैं, उसके थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। यहाँ से भी प्रमुख, यहाँ से आपके प्रश्न आते रहते हैं। तो हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें देखें और प्रमुख पुस्तक देखने के बाद में हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के उद्देश्य। आखिर में जो प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव के द्वारा प्रकृति प्रदत्त गुफाओं में चित्रकारी की गई है, उसके क्या उद्देश्य रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक विद्वान हैं राय कृष्णदास। दोस्तों राय कृष्णदास ने कहा है कि प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकारी हुई है आदिमानवों के द्वारा, उसके कई उद्देश्य हैं। एक तो उद्देश्य यह है कि अपने इर्द गिर्द के वातावरण को अपनी स्मृति में बनाए रखना। जैसे हम लोग ही कभी कहीं जाते हैं तो उसके फ़ोटो ले लेते हैं और उसका उद्देश्य यही होता है कि अपनी स्मृति में इस चीज़ को बनाए रखें कि हम संभवतः यहाँ कभी आए थे।
तो शायद आदि मानवों का भी उद्देश्य जो है रहा होगा कि हम कोई शिकार कर रहे हैं तो अपनी स्मृति में बनाए रखने के लिए लंबे समय तक वो वहाँ गुफाओं में चित्रकारी कर देते थे शिकार करने के पश्चात। और एक उद्देश्य चित्रकारी का उद्देश्य तो एक हो सकता है कि अपनी स्मृति में बनाए रखने के लिए इसे कोई शिकार करने के पश्चात जो है उसका चित्र चित्रित कर दिए, या राय कृष्णदास ने कहा है, या अपने आसपास के वातावरण पर अपने विजय इतिहास को बनाए रखना। विजय इतिहास का मतलब कि इन्होंने जो शिकार किया, शिकार सफल रहा और उस सफलतापूर्वक शिकार को एक इतिहास के रूप में कि यहाँ इन्होंने सफलता प्राप्त की है शिकार करने में, और ये लोग जो है वहाँ पर चित्र चित्रित कर दिया करते थे। और राय कृष्णदास ने कहा कि एक और कारण हो सकता है, एक और उद्देश्य हो सकता है कि मतलब इनकी चित्रकारी का कि ये अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में प्रकट करने के उद्देश्य से चित्रकारी किए हों। दोस्तों, इन्होंने आदिमानव के द्वारा अपनी असफलता और भय को दूर करने के लिए कुछ अदृश्य शक्तियों तथा पूजा पाठ वहाँ हम लोग देखे हैं, जादू टोने टोटके से संबंधित तमाम आकृतियाँ बनाई गई हैं। त्रिभुज है, सूर्य है, पीपल के पत्ते हैं, तो ये तंत्र मंत्रशाला एक तरह से हम लोग देखे हैं। ये लोग भी जो है अदृश्य शक्तियों में विश्वास करते थे और अपने पूजा पाठ के लिए तमाम स्वास्तिक के चिन्ह हैं, षटकोण हैं, त्रिभुज हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ तमाम हैं, इनके द्वारा चित्रकारी की गई। और इसके अलावा जो है इनका आदिमानव में चित्रों के माध्यम से प्रकृति से अपने डर को इन्होंने कम किया। और इसके अतिरिक्त इनको ये विश्वास था कि हम जिस पशु का अंकन करते हैं, जिस पक्षी का अंकन करते हैं, वह हमारे बस में आ जाता है। इस उद्देश्य से भी चित्रकारी किए हों। और एक कारण और बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति या आदिमानव शिकार करने के लिए निकलता था तो शिकार से पहले ये उस पशु का चित्र बना करके उसके विविध अंगों पर प्रहार करने की तकनीक सीखता था कि किस अंग पर हम प्रहार करेंगे तो उसका मृत्यु जल्दी हो जाएगा उस पशु का। तो इस तकनीक को सीखने के लिए भी संभवतः यह चित्रों को चित्रित किया करता था। तो यहाँ चित्रकारी के कई उद्देश्य हैं, क्योंकि यहाँ से कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो अनुमान के आधार पर राय कृष्णदास ने बताया है कि इनके चित्रकारी के क्या क्या उद्देश्य रहे। तो अगर हम लोग देखें चित्रकारी के उद्देश्य में, तो दोस्तों यहाँ चित्रकारी के उद्देश्य हम लोग देख रहे हैं और राय कृष्णदास ने कई उद्देश्य बताए हैं उनके अनुसार कि हो सकता है कि अपने वातावरण को अपनी स्मृति में बनाए रखने के लिए चित्रकारी करना, या कोई जैसे काम किए तो उसको चित्रित कर दिए, जैसे शिकार किए चित्रित कर दिए, शहद एकत्र कर रहे हैं या गाड़ी पर चला रहे हैं या पशु पक्षी का शिकार कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको स्मृति में बनाए रखने के लिए, याद स्वरूप बनाए रखने के लिए इन्होंने चित्रकारी कर दी। और एक राय कृष्णदास ने यह बताया है कि अपने आसपास के वातावरण पर अपने विजय इतिहास को बनाए रखना। विजय इतिहास का मतलब कि हम जिस पशु का शिकार कर लेते हैं और उस शिकार के बाद अपने आप को उस पर विजय प्राप्त करना के बाद उस चीज़ को
चित्र को रूप में चित्रित कर दे रहे थे। और एक उद्देश्य से इन्होंने बताया कि शायद अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में प्रकट करने के उद्देश्य से इन्होंने प्रकृति प्रदत्त गुफाओं में चित्रकारी की। और एक है कि अपनी असफलता को ये लोग दूर करने के लिए कुछ तंत्र मंत्र से संबंधित भी चित्र चित्रित करते थे। और इनका एक विश्वास था कि जिस वस्तु का हम चित्र चित्रित करते हैं वह आसानी से हमारे बस में आ जाता है। और इस तरह से ये भी एक संभवतः उद्देश्य रहा होगा चित्रकारी करने के। तो चित्रकारी करने के दोस्तों कई उद्देश्य थे। और हम लोग अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में चित्रों के बनाने की विधि, ये लोग प्रागैतिहासिक काल के जो आदिमानव थे ये प्रकृति प्रदत्त गुफाओं में चित्र कैसे बनाते थे, यानी चित्र बनाने की विधि तो जो आदिमानव था यह प्रकृति के निकट रहा और उन्हीं के संपर्क में रहा। और जब आदिमानव को अपनी भावनाओं के व्यक्त करने की इच्छा जगी तब इन्होंने प्रकृति प्रदत्त खनिज रंगों से गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी कर दी। दोस्तों इन्होंने चित्रकारी करने के लिए जो खनिज रंग लिए उसमें अधिकतर गेरू रंग, खड़िया मिट्टी, चूना पत्थर, कोयला, प्योरी मिट्टी जिसे पीला रंग माना जाता था, इससे इन रंगों से रेखांकन करके आदिमानव ने गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की। और ये जो रंग घोलते थे, रंग घोलने के लिए ये पशुओं के पुट्ठों की हड्डियों को लेते थे और उन हड्डियों में रंगों को घोलते थे। और तुलिका के रूप में ये लोग पेड़ की डाली वाली को पूछ करके जो है उससे तुलिका बनाते थे। दोस्तों ये जो आदिमानव थे ये रंगों को घोलने के लिए पशुओं की चर्बियों का प्रयोग करते थे। पशुओं की चर्बियों में इन रंगों को घोलते थे और ब्रश या तुलिका की सहायता से रेखाओं द्वारा चित्रकारी कर दी जाती थी। और कहीं कहीं पर तो छेपांकन पद्धति से चित्रकारी होती थी, यानी हाथ में रंग लगा करके सीधे छाप देना। तो दोस्तों छेपांकन पद्धति से चित्रकारी तो ये लोग किए ही। और इन आदिमानव के द्वारा अपनी भावनाओं को एक तरह से कह सकते हैं व्यक्त करने के लिए पशुओं के पुट्ठों में पशुओं की चर्बियों से खनिज रंगों को घोल करके विविध रंगों से विविध आकृतियों को आदिमानव के द्वारा चित्रित किया गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव के द्वारा चित्र बनाने की विधि को समझे। यानी यहाँ चित्र के लिए जो है ये लोग रंग और इन रंगों में चर्बी डालते थे और रंगों में गेरू खनिज रंग सब में गेरू, खड़िया मिट्टी, चूना, कोयला जिसे इनके द्वारा काला रंग लगाया जाता था। और कोयला के अलावा प्योरी मिट्टी या पीली मिट्टी
जिससे पीला रंग बनाया जाता था। तो इन रंगों को घोला जाता था, चर्बी में घोला जाता था, और चर्बी में घोलने के बाद जो है, जो ब्रश से गुफाओं की दीवारों पर चित्र चित्रित कर दिया जाता था। दोस्तों, एक प्रश्न ये उठता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकारी हुई वो किस विषय पर चित्रकारी हुई, और एक तो किस विषय पर चित्रकारी हुई, किस विषय पर सबसे अधिक चित्रकारी हुई, और किन किन विषयों पर चित्रकारी हुई। ये 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से बने भी हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के विषय वस्तु। दोस्तों, जो आदि मानव रहा, लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के विषय वस्तु। अगर हम लोग चित्रकला के विषय वस्तु की बात करें तो हम लोग देखे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव था वह शिकार पर आश्रित था। चाहे पुरापाषाण काल रहा हो, मध्य पाषाण काल रहा हो, नवपाषाण काल रहा हो। हालांकि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में उसके जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन चित्रकारी का विषय या आदि मानव जो है पूरी तरह से हमेशा शिकार पर आश्रित रहा है। शिकार करना, उसको मार के खा जाना। हालांकि हम लोग देखे थे पुरापाषाण काल में फिर आगे बढ़ जाना खानाबदोश था, लेकिन नवपाषाण काल में मानव जीवन में अस्थायित्व आता है, और वह जो शिकार करने की, खानाबदोश की प्रवृत्ति थी वो बंद हुई, क्योंकि कृषि का कारण रहा, कृषि रहा मुख्य कारण इनके खानाबदोश को बंद करने का। तो दोस्तों, यहाँ आदि मानव जब शिकार पर आश्रित था तो उसके चित्रकारी के विषय भी वही सबसे अधिक रहेंगे। यानी चित्रकारी के विषय वस्तु में की बात करें तो सबसे पहले शिकार से संबंधित चित्र सबसे अधिक चित्रित किए गए हैं। और दोस्तों, यह शिकार किसका हुआ है? पशुओं का हुआ है। और डॉक्टर गार्डन थे, डॉक्टर गार्डन ने कहा कि जो सबसे अधिक पशु चित्रित किए गए हैं। दोस्तों, अगर पूछता है कि किसका चित्रण सबसे अधिक हुआ है तो पशुओं का हुआ है, लेकिन अगर पूछता है पशुओं में किसका हुआ है तो पहले नंबर पर हिरण प्रजाति के चित्र चित्रित हुए हैं। जैसे बारहसिंहा है, सांभर है, हिरनी है, हिरन है, तो इसके चित्र सबसे अधिक चित्रित हुए हैं। बारहसिंहा, सांभर, हिरनी, हिरन। दोस्तों, ये कोई ये नहीं कि बारहसिंहा ही पहले नंबर पर है। हिरन प्रजाति के जो थे उनके चित्र सबसे अधिक चित्रित हुए हैं। और हिरन का शिकार हम लोग देखे हैं कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक समय तक हो रहा है। और प्रागैतिहासिक काल में आदि मानवों के द्वारा किया गया। रामचंद्र जी ने भी शिकार किया था हिरन का। सलमान खान वगैरह भी शिकार किए थे हिरन का।
तो अब तो हिरन प्रतिबंधित की है, इसको मारना। तो हालांकि सलमान खान का कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ देखते हैं बहुत शिकार हुआ इन पशुओं का। तो सबसे अधिक इन्हीं पशुओं का शिकार हुआ। दूसरे नंबर पर बैल का चित्रण हुआ है। तीसरे नंबर पर हाथी, चीता, बंदर, भालू। हाथी, चीता, बंदर, भालू। चौथे नंबर पर गैंडा, घोड़ा का चित्रण हुआ है। दोस्तों, यहाँ प्रागैतिहासिक काल में अगर हम लोग देखें तो पक्षियों के चित्रण बहुत कम हुए हैं। अगर पक्षियों की बात करें, पक्षियों में अगर हम लोग देखें तो पहले नंबर पर मोर का हुआ है, हालांकि इनका कम हुआ है। और दूसरे नंबर पर बतख का चित्रण हुआ है। दोस्तों, जितनी कुशलता से आदि मानव ने पशुओं का अंकन किया है, ठीक उसी प्रकार आदि मानव के द्वारा मनुष्यों का भी चित्रण किया है। और मनुष्यों में अधिकतर मनुष्यों को शिकारी के रूप में सबसे अधिक चित्रित किया गया है, क्योंकि शिकार के चित्र सबसे अधिक चित्रित किए गए हैं। तो शिकार करने वाले मानव रहे हैं, आदि मानव रहे हैं, तो इनके भी चित्र चित्रित किए गए, मानव के भी शिकारी के रूप में। दोस्तों, यहाँ पर शिकारी के रूप में अगर हम लोग देखें तो शिकारियों में सबसे अधिक जो चित्र है वो धनुषधारी रूप में है। और यहाँ देखते हैं मानव को, मानव का चित्रण जो है दोस्तों शिकारी रूप में हुआ है। अब देखते हैं कि शिकारी रूप में किस रूप में हुआ है। यहाँ पर शिकारी रूप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर धनुषधारी, खड्गधारी, परशुधारी, दंडाधारी। परशु मतलब फरसा, दंडाधारी, छुरीधारी या छुरिकाधारी, ये शिकारी के रूप में मानव को चित्रित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पंचमढ़ी क्षेत्र से धनुषधारियों का सर्वाधिक अंकन मिला है, ये महत्वपूर्ण है। पंचमढ़ी क्षेत्र से यहाँ धनुषधारियों का अंकन पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। दोस्तों, जबकि अगर हम लोग देखें तो कबरा पहाड़, सिंघनपुर,
और रायगढ़ क्षेत्र से धनुषधारियों का अंकन नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रहे। सिंघनपुर, दोस्तों रायगढ़ क्षेत्र है के अंतर्गत आता है। तो इस रायगढ़ क्षेत्र से धनुषधारियों के कोई भी चित्र नहीं मिले हैं। दोस्तों यहाँ कृषि जीवन से संबंधित भी चित्र खूब चित्रित हुए हैं, और कृषि जीवन से संबंधित चित्रों की अगर हम लोग बात करें तो कृषि जीवन से संबंधित चित्रों में आपके पशुपालन का दृश्य, मधु संचय का दृश्य, बैलगाड़ी का दृश्य, नौका विहार के दृश्य इत्यादि चित्र यहाँ चित्रित किए गए हैं। दोस्तों एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, होशंगाबाद और पंचमढ़ी से कृषि जीवन से संबंधित सर्वाधिक चित्र मिले हुए हैं। दोस्तों यहाँ कृषि जीवन से संबंधित चित्र मिले हैं, शिकार से संबंधित चित्र मिले हैं, पशुओं से संबंधित चित्र यहाँ पर मिले हुए हैं, और यहाँ साथ ही साथ जादू टोने टोटके से संबंधित भी चित्र मिले हुए हैं। तमाम गुफाओं में देखे हैं स्वास्तिक के चिन्ह हैं, त्रिशूल के चिन्ह हैं, षटकोण के चिन्ह हैं, चतुर्भुज के चिन्ह हैं। तो ये सब जादू टोने टोटके से संबंधित चित्र हैं। तो इस तरह के भी चित्र चित्रित किए गए हैं। हम लोग देखे थे मलवा में सेवक स्वामी संबंध की एक व्यक्ति पहिया रहित गाड़ी पर बैठा हुआ है, बगल में दो अनुचर दंड लिए खड़े हुए हैं, और सामूहिक नृत्य वादन के दृश्य देखे हैं। कुछ रहस्यमयी शिकारियों को देखे हैं जो शिकार कर रहे हैं। रहस्यमयी शिकारी का जो है, जो अपने आप को छिपा करके उस वातावरण में शिकार करते हैं कि जिससे जो है शिकार पहचान ना पाए। तो इस तरह के भी चित्र चित्रित हुए हैं, और कहीं कहीं पर इन पशु पक्षियों को अलंकृत करने के उद्देश्य से चित्रकारी की गई है। दोस्तों यहाँ प्रागैतिहासिक काल में यदि हम लोग देखें तो ये यद्यपि प्रकृति के निकट रहे हैं, और लेकिन प्राकृतिक आपदा का कहीं भाई इन लोगों के द्वारा चित्र नहीं चित्रित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका ये मानना था कि जिस चित्र को हम चित्रित करते हैं वो घटना हो जाती थी। संभवतः इस उद्देश्य से जो है ये किसी भी प्राकृतिक आपदा का कोई चित्र चित्रित नहीं किए हैं, या हो सकता है कि इन्होंने प्राकृतिक आपदा के चित्र चित्रित किए, लेकिन हमने जो है उस चित्र को अभी तक खोजा ना हो, तो हो सकता है कि चित्र ही ना चित्रित किए हों, और कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इससे एक बल मिलता है कि संभवतः आदिमानव के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का कोई भी चित्र चित्रित नहीं किए हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखे आदिमानव के द्वारा चित्रकारी के विषय, तो इसमें सबसे अधिक जो चित्र चित्रित किए गए हैं वो शिकार से संबंधित चित्रित किए गए हैं। और दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई शिकार किसका हुआ है, तो शिकार पशुओं का हुआ है। तो किन पशुओं का सबसे अधिक चित्रित किए गए हैं, तो उसमें बारहसिंहा, सांभर, हिरनी, हिरन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बैल, तीसरे नंबर पर हाथी, चीता, बंदर, भालू, चौथे नंबर पर गैंडा, पाँचवें नंबर पर घोड़ा, छठवें नंबर तक पूछा ही नहीं जाएगा, 5 नंबर तक याद किए रहिए, बहुत है। दोस्तों यहाँ आप लोग बताए थे कि पक्षियों का अंकन बहुत कम हुआ है,
अगर पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर मोर पक्षी का सबसे अधिक चित्रण हुआ है और दूसरे स्थान पर बतख का चित्रण हुआ है। तो यहाँ आप लोगों को बताए थे कि जो मानव है, मानव का चित्रण किस रूप में हुआ है, क्योंकि जो शिकारी रहा है वह मानव रहा है, तो मानव का किस रूप में सबसे अधिक चित्रण हुआ है। दोस्तों, मानव का सर्वाधिक चित्रण शिकारियों के रूप में हुआ है और कई चीज़ों से शिकार करते थे, धनुष से, खड्ग अर्थात तलवार से, परशु अर्थात फरसा से, डंडा से, ढाल से, खड्ग मतलब तलवार से, छुरिका से, छुरी चाकू से, तमाम चीज़ों से ये लोग शिकार करते थे। और पंचमढ़ी क्षेत्र से धनुषधारियों के सबसे अधिक चित्र मिले हैं, हम लोग इसको देखे हैं, जबकि सिंघनपुर, कवरा पहाड़ और रायगढ़ क्षेत्र से धनुषधारियों के चित्र नहीं मिलते हैं। दोस्तों, हम लोग ये देख लिए हैं, फिर कृषि जीवन से संबंधित चित्र मिले हैं, प्राकृतिक आपदा का कोई चित्र नहीं मिला है। तो इस तरह से हमारा प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ और हम लोग अगले चैप्टर के रूप में अब आगे हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।